हेलो एवरीवन, नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट कंट्रोल का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने क्रेडिट को क्रिएट कर लिया है, क्रेडिट क्रिएशन हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया है। इस वीडियो में हम आपका क्रेडिट कंट्रोल करेंगे कि जो आपने क्रेडिट का क्रिएशन किया है आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आरबीआई उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, सेंट्रल बैंक उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसका हम मीनिंग कर लेते हैं क्रेडिट कंट्रोल का। क्रेडिट कंट्रोल मीन्स क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपका क्रेडिट कंट्रोल जो करता है उसको आप क्रेडिट कंट्रोल बोलते हो। इन अदर वर्ड्स द पॉलिसी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल, कि जो आपका क्रेडिट कंट्रोल होता है उससे अभिप्राय जब आप क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करते हो, मीन्स क्रेडिट का साख का संकुचन करते हो, या आप क्रेडिट का क्या करते हो, एक्सपेंशन करते हो, साख का विस्तार करते हो, उसके लिए आप जो पॉलिसी तैयार करते हो उस पॉलिसी को आप क्या बोलते हो, क्रेडिट कंट्रोल बोलते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इन एवरी कंट्री द राइट ऑफ द कंट्रोल क्रेडिट इज गिवन टू द सेंट्रल बैंक, कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है उसके पास ही ये राइट होता है, उसके पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वही क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जिसके पास क्रेडिट कंट्रोल को करने का राइट होता है। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग था क्रेडिट कंट्रोल का। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं। फर्स्ट आता है डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, कि जो आपका क्रेडिट कंट्रोल होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन को कम करके या ज़्यादा करके क्या करना, जो डोमेस्टिक प्राइस जो है उसको स्टेबल करना। ठीक है, उसमें स्थिरता लेके आना। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कि जो आपका क्रेडिट कंट्रोल होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना, स्टेबल करना, ताकि जो आपके रिलेशंस हैं फॉरेन के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहें। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अचीवमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन, कि जो आपका क्रेडिट कंट्रोल होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने ज़्यादा हो सके प्रोडक्शन का जो हाई लेवल है उसको अचीव करना, या जो एम्प्लॉयमेंट का जो हाई लेवल है मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाना, वो आपका क्रेडिट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्रेडिट में आप क्या करते हो, लोन देते हो। ठीक है, अगर आप क्रेडिट को कंट्रोल करोगे मीन्स सबको इक्वल इक्वल लोन दोगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल, कि जितने भी व्यापार चक्कर होते हैं, जैसे जितने भी मतलब कि व्यवसाय होते हैं उनमें जो ट्रेड साइकिल जो चलता रहता है उसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट कंट्रोल का कि जितने भी ट्रेड सर्कल्स हैं उनको क्या करना, ट्रेड साइकिल्स हैं उनका क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, ताकि जो बिजनेस है वो स्टेबल चलता रहे, प्राइस में स्टेबिलिटी बनती रहे, और फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है उसमें भी स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या कहती है, इकोनॉमिक प्लानिंग ये कहती है कि अगर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं है तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या करे, इकोनॉमिक प्लानिंग करे, ताकि एक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, आर्थिक विकास उसका किया जा सके। तो ये आपके क्रेडिट कंट्रोल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो मेथड्स का आता है, कि जो आपका क्रेडिट कंट्रोल है आप कैसे कैसे क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे कैसे आप साख नियंत्रण कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका आता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है बैंक रेट। बैंक रेट का मेथड आपका फर्स्ट आता है। अब बैंक रेट को आप क्या कह सकते हो, डिस्काउंट रेट भी कह सकते हो, और ये ऐसी डिस्काउंट रेट होती है जिस पर जो आपका आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक जो होता है, वो जो अदर कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनको डिस्काउंट करता है, या फिर
री डिस्काउंट करता है डिस्काउंट रेट पे। ठीक है, तो आपकी बैंक रेट क्या है, एक ऐसी डिस्काउंट रेट है जिस पर जो रिजर्व बैंक है वो अन्य जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करता है, डिस्काउंट करता है या फिर री डिस्काउंट करता है। अगर जो आपका आरबीआई होता है, ठीक है, वो क्या कर देता है, वो किसी भी प्रकार से बैंक जो रेट होती है, डिस्काउंट रेट जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसको इंक्रीज कर देता है तो वहां पे जो अन्य बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, उन पर वो क्या करते हैं, वो भी लोन्स पर क्या कर देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, और रेट बढ़ाने के कारण क्या होता है, लोन कम होगा, जिससे आपका क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा, आप कम से कम लोन दे पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक क्रेडिट कंट्रोल को एक क्रेडिट कंट्रोल का मेथड है कि अगर आप बैंक रेट पे कंट्रोल कर लेते हो, इट मीन्स आपने क्रेडिट कंट्रोल भी कर लिया। उसके बाद बी पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR हम इसको बोल देते हैं। SLR क्या है, SLR में एक अकॉर्डिंग जो आपके बैंक्स होते हैं उनको एक डिपॉजिट, एक निश्चित सर्टेन परसेंटेज में उनको डिपॉजिट क्या करना पड़ता है, लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, और ये जो आपके रिजर्व्स होते हैं ये बैंक अपने पास रखते हैं। ठीक है, दूसरों को तो नहीं देते, वो क्या करते हैं, वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी लिक्विड जो एसेट्स होती हैं वो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकती है, नोटिफाइड सिक्योरिटीज भी ये आपकी हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपके SLR को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो बैंक के पास जो ऋण है, जो लोन है, उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, वो लोन नहीं दे पाता। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप SLR में किसी भी प्रकार का चेंज करते हो, किसी भी का परिवर्तन करते हो, तो जो क्रेडिट है उसको आप क्या कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, मीन्स क्रेडिट के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। SLR में भी चेंज करके आप क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद सी पॉइंट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो आपका आरबीआई होता है वो सारी जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको परचेज कर लेता है और जनता को क्या देता है, पैसे दे देता है। ठीक है, तो वहां पर उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, रिसोर्सेज उनके पास बढ़ जाते हैं पैसे के। कॉमर्शियल बैंक को वो पैसा दे देता है, कॉमर्शियल बैंक के पास भी लोन देने के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन बाद में फिर क्या करता है, बाद में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, उन सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेच देता है। ठीक है, जिससे कि जनता का पैसा आरबीआई के पास आ जाता है और जो आपके कॉमर्शियल जो बैंक्स होते हैं जो सिक्योरिटीज परचेज करते हैं उनका पैसा भी आपका आरबीआई के पास आ जाता है। उस टाइम उनके पास लोन देने के इतने रिसोर्सेज नहीं बच पाते, जिससे कि वो लोन की जो रेट है उसको कम कर देते हैं, वो कम लोन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल परचेज करके भी क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको एक फिक्स अमाउंट पे कैश जो है वो आरबीआई जो होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, उसके पास रखना पड़ता है, एक अमाउंट उनको रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपका जो सेंट्रल बैंक है वो CLR जो है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है, तो वहां पे आपके जो डिपॉजिटर होते हैं, मीन्स जो आपके कॉमर्शियल बैंक के जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा पैसा फिर कैश में उनको रिजर्व में रखना पड़ता है, जिससे कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं लोन के वो कम हो जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, लोन भी कम ही प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर CRR कम हो जाती है तो उनके पास लोन के रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका क्रेडिट कंट्रोल है वो आपका जो सेंट्रल बैंक है वो CRR में चेंज करके भी कर सकता है। उसके बाद आता है रीपरचेज ऑक्शन रेट एंड रीपरचेज रिजर्व रीपरचेज ऑक्शन रेट। अब जो आपका रीपरचेज ऑक्शन रेट है, ठीक है, इसको आप रेपो रेट भी बोलते हो। रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट आपकी इंटरेस्ट की वो रेट होती है जिस पर जो आपके व्यापारिक बैंक है
ठीक है, जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक हैं वो रिजर्व बैंक से क्या लेते हैं, फाइनेंस उधार लेते हैं, फाइनेंस उससे लेते हैं रिजर्व बैंक से। जो जिस रेट पर फाइनेंस आपके कॉमर्शियल बैंक लेते हैं उसको आप रेपो रेट बोलते हो। ठीक है, उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में जो आपका रिजर्व बैंक होता है वो कॉमर्शियल बैंक को उनके द्वारा जमा करवाई गई जो राशि होती है उस पर इंटरेस्ट देता है। वो जो इंटरेस्ट वो देता है उसको आप रिवर्स रेपो रेट बोलते हो। ठीक है, तो जो आपके रेपो रेट है अगर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज कर दिया जाता है तो आप जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर सकता है, क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। अगर जो रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, अगर उसमें भी किसी भी प्रकार का चेंज आपका सेंट्रल बैंक कर सकता है, कर देता है, तो उस केस में भी आपका जो क्रेडिट कंट्रोल है वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपके बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, रिजर्व बैंक जो आपका होता है वो क्या करता है कि एक अमाउंट फिक्स कर देता है। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट करने के बाद वो क्या कर देता है कि फिक्स अमाउंट पर आपको इतना ही रेट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अगर आप लोन लेते हो। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आपको लोन लेना है तो आप क्या जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर देता है, रेट को और बढ़ा देता है। तो उस केस में आपके जितना ज़्यादा वो लोन लेता है उस हिसाब से उसकी जो रेट है वो भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप मल्टीपल रेट इंटरेस्ट की मल्टीपल रेट रख के भी क्रेडिट जो है उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके क्वांटिटेटिव मेथड था आपका क्रेडिट कंट्रोल का। उसके बाद आपका क्वालिटेटिव मेथड आता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन्स, कि जो आपका मार्जिन होता है उसके अंदर कभी कभी चेंज करके जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको किया जा सकता है। ठीक है, अब जो मार्जिन होता है उसको वो क्या होता है, जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं उनके मार्केट वैल्यू और जो उनका लोन वैल्यू है उनके बीच का जो स्पेस होता है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आप मार्जिन बोलते हो। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन, कि लोन के ऊपर जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, जो सीमांत की जो आवश्यकता होती है उसके अंदर चेंज करके आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉरल परसुएशन। मॉरल परसुएशन में क्या होता है कि जो आपके बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जांच पड़ताल करते रहते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम वो इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं जिससे कि मॉरल जो परसुएशन है, ठीक है, वो पड़ता रहता है, सारे बैंक्स के ऊपर भी पड़ता रहता है अगर सेंट्रल बैंक करता है टाइम टू टाइम सारी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे जो क्रेडिट कंट्रोल है वो होता रहता है, साख पर नियंत्रण होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। अब ये जो आपकी स्कीम है ये आपकी 1998 में ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ठीक है, 1998 में ये स्कीम जो है वो आपकी बंद हो चुकी है। इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई लोन लेना चाहता है, अगर वो 6 करोड़ यानी कि 6 करोड़ से ज़्यादा अगर वो लोन लेना चाहता है तो उसको जो रिजर्व बैंक है, जो सेंट्रल बैंक होता है, उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स जब तक आपका जो सेंट्रल बैंक है वो परमिशन नहीं दे देता तब तक कोई भी बैंक 6 करोड़ से ज़्यादा लोन पास नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट एक्शन। ये डायरेक्ट एक्शन क्या कहता है, डायरेक्ट एक्शन ये कहता है कि इन केस अगर कोई बैंक क्या करता है, जो पॉलिसीज हैं सेंट्रल बैंक की, जो पॉलिसीज हैं उनके अपोजिट काम करता है। मीन्स जैसे जितना उसने लोन सेट कर दिया था उससे ज़्यादा लोन दे देता है, जितनी रेट उसने सेट की थी उससे ज़्यादा रेट अगर वो पे कर देता है तो वहाँ पे उस केस में वो क्या माना जाता है, वो सेंट्रल बैंक के अपोजिट माना जाता है। अगर कोई बैंक ऐसा काम करता है जो सेंट्रल बैंक के अपोजिट है तो वहां पे जो आपका सेंट्रल बैंक है उसको ये राइट हो जाता है कि वो उस बैंक के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। तो इस प्रकार से भी आप जो है
क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और ये जो राइट होता है ये आपका बैंकिंग रेगुलेट जो एक्ट है 1949 उसके अकॉर्डिंग ये राइट आपका आरबीआई बैंक जो सेंट्रल बैंक है उसको होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ द बैंक क्रेडिट। अब न्यू लोन डिलीवरी जो सिस्टम है ये जो आपका सिस्टम है ये 1995 यानी कि 1995 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और ये जो आपका सिस्टम है ये या तो 20 करोड़ 20 करोड़ या उससे ज़्यादा जो लोन अगर आपको देना है तो उसके ऊपर क्या होता है अप्लाई होता है, लागू होता है। ठीक है, ये जो आपका सिस्टम है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो लार्ज बोरर्स को जो दी जाती हैं उनके ऊपर क्या करना, कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सीलिंग ऑन लोन्स यानी कि ऋणों की अधिकतम सीमा। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं ठीक है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो 500 करोड़ है 500 करोड़ है उससे ज़्यादा वो लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते, ये इनकी लास्ट लिमिट होती है। तो ये आपके मेथड से क्रेडिट कंट्रोल को करने के फर्स्ट हमने क्वांटिटेटिव किया, सेकंड हमने क्वालिटेटिव किया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट आता है क्रेडिट कंट्रोल का, जिसमें आप डिफिकल्टीज देखते हो कि क्रेडिट कंट्रोल करने में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं। फर्स्ट आपका आता है डिफिकल्टीज इन कंट्रोलिंग वेरियस फॉर्म ऑफ क्रेडिट, कि जो आपका क्रेडिट कंट्रोल होता है वो सेंट्रल बैंक सिर्फ बैंक जो क्रेडिट्स होते हैं उनको ही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अदर जो आपके क्रेडिट होते हैं उनके ऊपर बैंक का कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी एक क्रेडिट कंट्रोल के लिए डिफिकल्टी मानी जाती है। उसके बाद आता है लैक ऑफ कंट्रोल ओवरऑल बैंक, की जो आपके सेंट्रल बैंक जो होता है वो अभी तक ओवरऑल जो बैंक्स हैं जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने में अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड बैंक होते हैं जो आपके रिजर्व बैंक के अंडर नहीं आते हैं, तो उस केस में आपका जो क्रेडिट कंट्रोल है वो करना असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये भी एक क्रेडिट कंट्रोल के लिए डिफिकल्टी है। उसके बाद आता है लीकेज। लीकेज में क्या है कि क्या आपने क्या किया, क्रेडिट क्रिएशन किया, आपने लोन प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन जो पर्सन है उसने लोन की जो सारी राशि है फुल अमाउंट जो थी उसने बैंक में ना जमा करवा के उसने क्या किया, उसको बैंक के बाहर ही क्या कर दिया, सारा उसको खर्च कर दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे भी आप क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी पर्सन था उसने बैंक में थोड़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसने बैंक के बाहर किया है, और जो काम बैंक की अथॉरिटी के बाहर होता है उसके ऊपर बैंक कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये भी आपकी क्रेडिट कंट्रोल के लिए एक डिफिकल्टी मानी जाती है। उसके बाद आता है कंडीशंस ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट्स। अब जो आपके मनी और कैपिटल मार्केट होते हैं ठीक है उनकी जो बाजार की जो स्थिति होती है, मार्केट मनी मार्केट कंडीशन जो होती है ठीक है उसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक को चलना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज जो आपके रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी होती है उसका कैपिटल मार्केट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या करना पड़ता है, उसको मनी मार्केट और आपका जो कैपिटल मार्केट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। तो ये भी आपकी क्रेडिट कंट्रोल की एक डिफिकल्टी होती है। उसके बाद आता है लैक ऑफ ट्रेडिशंस। लैक ऑफ ट्रेडिशंस क्या कहता है कि ब्रिटिश जो बैंक्स होते हैं उनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो अलग अलग होती हैं, सबकी जो ट्रेडिशंस हैं वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसे ब्रिटिश बैंक है उसके ट्रेडिशंस अलग हैं। ठीक है, तो इंडियन जो बैंक है वो उसके ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी आपका क्रेडिट कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। मीन्स इंडियन बैंक आपका ब्रिटिश बैंक के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, और ब्रिटिश जो बैंक्स हैं वो आपका इंडियन बैंक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये भी आपका क्रेडिट क्रिएशन के लिए एक डिफिकल्टी मानी जाती है। उसके बाद आता है नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स इन द मनी मार्केट, कि कुछ ऐसे नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर ठीक है जो बैंक से क्या है बाहर काम करते हैं। ठीक है, बैंक से बाहर काम करते हैं जिनका बैंक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये इस पर भी जो क्रेडिट क्रिएशन जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुल नहीं होती, ये भी एक डिफिकल्टी मानी जाती है क्रेडिट कंट्रोल पे।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ कॉर्पोरेशन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जो कोई भी कंट्री लगा लीजिए, उसके अंदर कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, जिनका एक कंट्री की जो क्रेडिट होती है, जो साख होती है, या क्रेडिट क्रिएशन जो होता है, उसके ऊपर क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो लोन वही प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा, ठीक है। तो इसका भी आपका क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्या है, अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मीन्स बैंक से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो इस प्रकार से आप इसके ऊपर क्रेडिट कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो ये भी आपका क्रेडिट कंट्रोल के लिए एक डिफिकल्टी मानी जाती है। उसके बाद आता है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द फाइनल यूज ऑफ क्रेडिट, कि जो आपका बैंक होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, उसका फाइनल यूज, क्रेडिट के फाइनल यूज के ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। वो किसी भी प्रकार से उसको रोक नहीं सकता क्रेडिट कंट्रोल के फाइनल यूज पर, ठीक है। तो ये भी आपका क्रेडिट कंट्रोल के लिए एक डिफिकल्टी मानी जाती है, क्योंकि जब बैंक का कंट्रोल नहीं है तो क्रेडिट कंट्रोल कहाँ से करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ सिक्योरिटीज। कई बार क्या होता है, ठीक है, जो आपके बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन कब करते हैं, जब जो लोग होते हैं वो लोन लेने के लिए क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं, ठीक है। और लोग इच्छुक कब होते हैं, जब वो जितनी सिक्योरिटीज हैं वो देने के लिए उनके पास, जब उनके पास सफिशिएंट सिक्योरिटीज होती हैं देने के लिए, ठीक है। चलो उन्होंने सिक्योरिटीज दे भी दी, मान लीजिए आपका जो बैंक है उसने सिक्योरिटीज दे भी दी, लेकिन उनका क्या भरोसा, कहीं क्या पता आगे जाके जो सिक्योरिटीज है वो आपकी डूब जाए, ठीक है। ये भी तो आपके जो बैंक है उनमें एक फियर होता है, ठीक है, जिससे कि जो आपका ऋण देने वाला होता है वो आपका लोन चुका नहीं पाता और जो बैंक है वो लॉस में चला जाता है। तो उस केस में भी आप किसी भी प्रकार का क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बैंक जो है वो खुद लॉस में जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि जो आपका बैंक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कभी कभी क्या होता है कि जो मंदी होती है, मंदी के टाइम इतने इन्वेस्टमेंट के क्या है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाते, तो जो लोग होते हैं वो लोन की मांग जो है, डिमांड जो है वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि जो लोन लेकर है वो क्या करते हैं, लोन लेकर वो इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, ठीक है। और जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो आपका विस्तारवादी जो लोन पॉलिसी है उसको अपनाना चाहता है, उसको अपनाना भी चाहे, तब भी आपके जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हो ही नहीं रही है, तो लोन लेकर भी करेंगे क्या लोग, ठीक है। तो इस केस में भी आप क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर सकते, जब जो पर्सन्स हैं वो लोन ले ही नहीं रहे हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम आ रही हैं और वो लोन नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में आप क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते। क्रेडिट क्रिएशन नहीं है तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी क्रेडिट कंट्रोल की एक डिफिकल्टी माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर बैंकिंग हैबिट्स, मीन्स कभी कभी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैंक में पैसा डिपॉजिट रखने की बजाय कैश में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। वो बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाते करते, जिसके कारण जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास लोन प्रोवाइड के लिए प्रॉपर मनी नहीं हो पाता, प्रॉपर कैश उनके पास नहीं होता लोन प्रोवाइड करवाने के लिए, जिससे कि आपका क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है तो आपका क्रेडिट कंट्रोल भी नहीं होगा, तो ये भी एक क्रेडिट कंट्रोल के लिए डिफिकल्टी माना जाता है। सो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका जो क्रेडिट कंट्रोल है उसका टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, क्रेडिट कंट्रोल का, जिसमें हमने उसका मीनिंग के बारे में पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, देन उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा। लास्ट जो हमने टॉपिक किया वो डिफिकल्टीज था कि क्रेडिट कंट्रोल में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thank you.